सबसे पहले आज 12 जून है और 12 जून को एक इम्पोर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को मनाती है, इसलिए ताकि चाइल्ड लेबर को पूरी दुनिया से एबॉलिश किया जा सके। इंडिया के अंदर आप लोग मुझे ये बताइए कि चाइल्ड लेबर क्या पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है? सर आई बिलीव मतलब 16 के एज के अराउंड से कर सकते हैं। 16 के एज के अराउंड से लेबर कर सकते हैं। वैसे जो अंडर 14 बैंड भी है ना, वो केवल वहां पर बैंड है जो हेजार्डियस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर, पटाखा फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह, इन सब जगहों पर बैंड है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी है कि पूरी तरीके से उसको बैन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए तो वो अपनी लिवलीहुड भी नहीं कमा पाएंगे। एक से अपने लिवलीहुड भी नहीं कमा पाएंगे, मतलब जीवन यापन के लिए जरूरी है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि सड़कों के ऊपर बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना? तो वो सब भी कहाँ पे आ जाएंगे? चाइल्ड लेबर ही है वो भी एक तरीके से, है ना? तो इस साल की थीम याद रखेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो 12 जून को मनाई जाती है हर साल। उसकी थीम इस साल की है, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स, है ना? यानी कि फेयर प्ले अभी हमने कल परसों यानी कि 7 8 तारीख को, 8 तारीख को कौन सा डे बनाया था? वर्ल्ड प्ले डे, है ना? तो वहां पर भी वो इम्पोर्टेंट। अब देखो, यूएस ने हमारे तीसरे शिप के ऊपर अटैक कर दिया। 2 शिप्स के ऊपर तो पहले ही कर दिया था, अब ये तीसरी है। तीसरा शिप, इसका नाम है जलबीर। पोर्ट ऑफ शिनास के पास, ओमान के पास है ये, पोर्ट ऑफ शिनास ओमान का ही पोर्ट है। तो ओमान के इस पोर्ट के पास ही हमारे जलवीर को क्या किया? ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसके इंजन में मिसाइल मार दी। और इससे पहले मेरवेक्स और स्टेबेलो को इन्होंने उड़ा दिया था। स्टेबेलो के अंदर 2 लोग मारे भी गए, 3 लोग मारे गए एक्चुअली, 3 लोग मारे भी गए, है ना? कल तक एक ये था कि 2 लोग मारे गए, आज ये पता चला कि तीनों शहीद हो। ठीक है, वाई डिड द यूएस अटैक? क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई साहब हम ईरानियन ऑयल ले जा रहे हैं, ईरानियन ऑयल को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटकॉम, सेंटकॉम क्या है? सेंट्रल कमांड है यूएस की। तो सेंटकॉम, द शिप वाज एनएसजी ट्राइंग टू ट्रांसफर Iranian oil. The US said that missile was fired into the ship's engine room, क्योंकि क्रू वहां पर नहीं होता है तो डायरेक्शन के लिए, ताकि उसको रोक सके, है ना? क्योंकि क्रू ने वहां पर उनके डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, इसलिए। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? डीपली वरिड है इंडिया इस अटैक के बारे में, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। और यूएस चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स जो है उनको समन किया, और उनको समन करके स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट अपना दर्ज कराया। However, India also said that the attacks are connected to the ongoing US-Israel ईरान conflict in the region। तो मतलब एक तरीके से बोल भी दिया और उसके बाद फिर क्या कर दिया? कुछ कार भी दिया। तो ये दोहरी नीति यहाँ पर अभी भी अपना रहे हैं हमारे देश। ठीक है, इंडिया का एंगल क्या है? इंडिया से इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का कंसर्न है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न है। अगर हम ऑयल लेकर आ रहे हैं कहीं से और उस रूट के कंट्री आके एम्बार्गो लगा देता है, कहता है कि यहाँ पर ब्लॉकेड लगा रहे हो, जिसके ऊपर? एक इंटरनेशनल सी रूट के ऊपर, जहां पर एक स्ट्रेट है जो यूएन क्लॉज के नियमों से चलता है पूरा, उसके ऊपर कहते हैं कि साहब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लॉकेड लगा देंगे, कोई इसको पार करेगा तो उसको उड़ा देंगे। तो ये तो दादागिरी है ना? तो ये दादागिरी कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है इस टाइम पे। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब जितने भी इंडियन शिप्स होंगे उनके इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उनके इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और साथ में जो शिप है उनका आना भी मुश्किल हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर खतरा है।
क्योंकि यूएस ने हमारे 3 शिप तोड़ा दिए। कंफ्लिक्ट स्पिल ओवर का खतरा है कि कंफ्लिक्ट जो अभी मिडिल ईस्ट रीजन में चल रहा है वो और भी देशों में फैल सकता है ना, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। लीगल और इंटरनेशनल अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आप लोगों को पता ही है, यूएन क्लॉज के अंदर यूज ऑफ फोर्स दे कैन नॉट यूज फोर्स अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अंदर केवल सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर यूएन के किसी प्रोग्राम में यूएन सैंक्शनड है तब कहीं पर फोर्स यूज की जा सकती है, अन्यथा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के शिप्स के अगेंस्ट जो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो वैसे ही नहीं कर सकते, ऊपर से ये तो सिविलियंस है, सिविलियंस को मारना तो वॉर के अंदर भी वॉर क्राइम कहलाता है। यहाँ तो हम वॉर में भी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एक्ट भी नहीं है जो कि यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। जब से ये वॉर चल रही है यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने एक भी एक्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि हमने इस अटैक को कभी कंडेम भी नहीं किया जो ईरान के ऊपर हुआ, जो इसराइल ने किया, इसराइल का नाम लेके कभी कंडेम नहीं किया। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ऐसा हमने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इसराइल ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेकर आया या फिर ईरान इस जिनोसाइड को कर रहा है। इसराइल इसराइल का नाम लेके कभी नहीं कहा, ठीक है ना। तो इसके बावजूद भी हमारे शिप को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो यूज ऑफ फोर्स वैसे ही बंद है, नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस को बचाना, प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है ना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। फ्लैग स्टेट एंड क्रू नेशनैलिटी, तो ये जो इंडिया के जो फ्लैग्ड जो शिप्स जा रहे हैं उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है सीधे सीधे, है ना। और ट्रम्प कल क्या कह रहा था, कल इस पे कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि बहुत हार्ड, वेरी वी आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन ईरान, वेरी हार्ड स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि पॉज कर देते हैं। तो ये पॉज आप लोगों को पता ही है किस तरीके का पॉज है, तैयारियां कुछ करनी होंगी आगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये अभी लड़ाई इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि डील इज लाइकली, डील हो सकती है, ठीक है, लेकिन डील कब होगी, डील तभी तो होगी जब ईरान और यूएसए आमने सामने बैठेंगे, अपनी अपनी शर्तों को रखेंगे और किसी एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो मिडिल ग्राउंड अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया ही था, मिलिट्री सर्विलेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने ये न्यूज से डाली है, वैसे तो ये रोज ही कहते रहते हैं कि आज लड़ाई रुक गई, आज लड़ाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कही है वो है खार्ग आइलैंड के बारे में। खार्ग आइलैंड हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड रहा है। अब मैं आपको खार्ग आइलैंड की लोकेशन दिखाता हूँ। खार्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा है हिस्टोरिकली, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें, अगर हम बहुत पुरानी हिस्ट्री में देखें, यानी कि 10th सेंचुरी की बात करें, तो 10th सेंचुरी के अंदर भी खार्ग आइलैंड पे इंडिया वहां पे ट्रेड किया करता था खार्ग आइलैंड से ईरान के साथ, उस समय पर्शिया था, ठीक है। तो खार्ग आइलैंड इधर पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये वाला ही है। बस सर्च कर लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पर है, पीछे की तरफ कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के अंदर है। क्वेश्चन आ सकता है इसका कि खार्ग आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, तो गल्फ ऑफ ओमान ऑप्शन में होगा, रेड सी ऑप्शन में होगा, ये पर्शियन गल्फ ऑप्शन में होगा। तो पर्शियन गल्फ ऑप्शन हमको लगाना है, ठीक है। खार्ग आइलैंड यहाँ यहाँ से क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका इसको, एक तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके ऊपर एक समय पर ब्रिटेन का कब्जा भी रहा है। इंडिया ने 10th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड भी किया है, तो ट्रेड का सेंटर है। अब ट्रेड सेंटर है तो ईरान का जो जितना भी ऑयल है, ईरान का जितना भी ऑयल है उसका 90% ऑयल पहले खार्ग आइलैंड आता है
खार्ग आइलैंड से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए बाकी देशों में जाता है। और खार्ग आइलैंड स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खार्ग आइलैंड ईरान के पास है तो खार्ग आइलैंड से देखो कुवैत बिल्कुल एकदम बिनी सिटी में आ जाता है, बहरीन आ जाता है, कतर आ जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, अगर खार्ग आइलैंड किसी के पास है तो उसके पास स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी रहेगी, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बात डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत पहले कही थी कि खार्ग आइलैंड को यूएसए ले क्यों नहीं लेता, जब वो प्रेसिडेंट नहीं था तब 90s में। और अब वो धमकी दे रहा है कि मैं खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं खार्ग आइलैंड ईरान इतनी आसानी से देगा नहीं, है ना। और यूएसए को तो चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब एक इनका नाम हल्का सा याद रखना, है ना। मोहम्मद बागेर गालिबाफ, कौन है ये? मोहम्मद गालिबाफ, ये पार्लियामेंट के स्पीकर है वहां के, जिन्होंने क्या बोला है, ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर, जिन्होंने क्या बोला है, वार्निंग दी है कि अगर एस्केलेशन होता है तो ये एक्सप्लोजन की तरफ जाएगा। अच्छा, खार्ग आइलैंड की एक और खासियत है कि इस मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर वैसे तो पानी बहुत कम मिलता है, मतलब फ्रेश वाटर बहुत कम मिलता है। तो ये जितने भी कंट्रीज आप लोग देख रहे हो, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, कुवैत है, ये सब कंट्रीज क्या करते हैं पानी के लिए? डीसैलिनेशन प्लांट लगाए उन्होंने। डीसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? जो सलाइन वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसको ये प्योरीफाई करके पीने लायक बनाते हैं। ठीक है, अब खार्ग आइलैंड के ऊपर नेचुरली फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो खार्ग आइलैंड उसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी इसी वॉर के अंदर ईरान ने मेरे ख्याल से कतर के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर मिसाइल मारी थी, लगी नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मारी थी। अभी अभी जो रिसेंट में जो एस्केलेशन शुरू हुआ है, इसके अंदर यूएसए ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर मिसाइल मारी है, जिससे कि वहां के लगभग 20,000 लोग अभी बिना पीने के पानी के हैं। ठीक है ना, तो इंडिया को इनवाइट किया जा सकता है किसके अंदर? हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंदर। हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है? ये फ्रांस शुरू कर रहा है। सर इसका फ्रांस इसका इसका स्पीकर का नाम बता दीजिए सर, पार्लियामेंट जो ईरान का है। गालिबाफ, मोहम्मद गालिबाफ, मोहम्मद ओके बागेर गालिबाफ। सर। गालिबाफ याद रखो, मोहम्मद गालिबाफ याद रखो, बागेर एंड मोहम्मद बी गालिबाफ। ठीक है, अब देखो, G7 की समिट के साथ साथ एक चीज जो चल रही है समय पर, वो ये है कि फ्रांस ये चाहता है कि एक पूरी की पूरी टीम बन जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकें, हम सब मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक तरीके से उसमें जो राइट टू नेविगेशन है, राइट टू फ्री नेविगेशन है, उसको हम लोग बहाल कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों, आप लोगों को पता ही है कि ऑयल सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है, ग्लोबल ट्रेड है बहुत बड़ा, शिपिंग रूट है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, हम लोग 10,000 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये क्या चाहता है फ्रांस? फ्रांस चाहता है कि इंडिया, यूएसए, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये सारे कंट्रीज मिलकर क्या करें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने में, उसको ओपन रखने में मदद करें और एक टीम बना के काम करें। ठीक है, तो फ्रांस हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने उनसे रफाल एयरक्राफ्ट लिया है, और भी हम लोग बहुत सारे सबमरीन वगैरह लिए हैं उनसे, तो डिफेंस हार्डवेयर हम उनसे परचेज करते हैं। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती रहती है हमारी। जब ज्वाइंट एक्सरसाइजेज पढ़ेंगे तो फ्रांस वाली ज्वाइंट एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन ओशन के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रांस। फ्रांस वैसे क्योंकि भले ही वो कंफ्लिक्ट के अंदर नहीं है किसी, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के वो बनाता है। ठीक है, दुनिया भर में बेचता है। ठीक है, और स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है वहां से, तो उसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अमित शाह कह रहे हैं कि 2027 से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपस्पा लगी हुई है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो लगा हुआ है, वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में से हट जाएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में से नॉर्थ ईस्ट के अपस्पा हटा देंगे। अपस्पा क्या है?
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट क्या करता है? ये पावर देता है किसको? आर्म्ड फोर्सेस को, क्या करने की? जो डिस्टर्ब एरियाज हैं, याद रखेंगे, जिन्हें डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर किया गया है। अब ये डिक्लेयर कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित अगर कर दिया तो वहां पर अपस्पा लागू हो जाती है। और अपस्पा जहां पर लागू हो जाती है वहां पर जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास स्पेशल पावर आ जाती है, क्योंकि इसका नाम ही है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या स्पेशल पावर आ जाती है? वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी बिना वारंट के, सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी बिना वारंट के, फोर्स का यूज कर सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस, डिस्ट्रॉय आर्म, अगर आर्म टर्म्स मिलते हैं या हाइड आउट मिलते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, दे गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देगी, वो कोई भी काम कर रहे हैं, किसी का अरेस्ट कर रहे हैं, अगर वो इलीगल डिटेंशन है, अगर वो किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं और उनके खिलाफ केस करना है, अफस्पा लागू है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या चाहिए? सैंक्शन चाहिए, तभी उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। अब ये अफस्पा आया कहां से? ये अफस्पा आया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942। और 1942 में आप लोगों को याद होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसके अंदर गांधी जी ने बोला था भारत छोड़ो, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए अफस्पा लाया गया था। अफस्पा किस लिए लाया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। और जब इंडिया आजाद हो गया, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमने अफस्पा को खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो कभी भी अगर ये एग्जाम में आपके सामने डिलेमा आता है तो हमेशा बैलेंस्ड आंसर रखेंगे। कैसे? अफस्पा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है? हाँ करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, बिल्कुल, है ना। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का वायलेशन है सीधे सीधे। आपको अरेस्ट करके डाल दिया जा रहा है, आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, आप कुछ रेमेडी भी नहीं है आपके पास, है ना। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ये, इसका क्या है? क्रिटिसिज्म। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंसर्जेंसी नागा हिल्स के अंदर, मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर, इन क्षेत्रों में इंसर्जेंसी जो हुई, उस इंसर्जेंसी से निपटने के लिए, मान लो आज मणिपुर पिछले 2023 से जल रहा है, मणिपुर में 2023 से दंगे चल रहे हैं लगातार। अगर सरकार को कंट्रोल, तो सरकार की मंशा है, वो कंट्रोल नहीं करना चाहती, ये बात और है, उसके कारण सरकार जाने, ठीक है। लेकिन अगर सरकार कंट्रोल करना चाहे तो अफस्पा लगा के एक दिन में कंट्रोल कर सकती है, उन दंगों को एक दिन में रोक सकती है। क्या लगा के? अफस्पा लगाए और वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे। अब ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उस स्पेशल पावर का मिसयूज भी करते हैं, और मिसयूज के केसेस जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी अफस्पा लगेगी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिसयूज के केसेस बहुत सारे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर अफस्पा लगी हुई है। और कौन से स्टेट में नहीं है? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में नहीं है, और किसी स्टेट में नहीं है, ठीक है। केवल 4 में, मणिपुर, नागालैंड, क्योंकि मणिपुर में चल रहे हैं दंगे, आप लोगों को पता ही है, नागा इशू चल रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है तिनसुकिया वाला, और असम के अंदर भी है इंसर्जेंसी, ठीक है। तो इन चारों स्टेट के अंदर लगा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हमने कल भी डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट क्या करता है? नॉर्थ ईस्ट हमको सीधे सीधे आसियान नेशंस के साथ जोड़ देता है। आसियान नेशंस के साथ जोड़, मतलब ये उसकी जोग्राफिकल एडवांटेज है कि वहां से हम पूरे आसियान, जैसे कल हमने सितवे आइलैंड का डिस्कशन किया था, है ना। तो सितवे आइलैंड से सीधे सीधे वहां पर नागालैंड कनेक्ट होता है ना। तो त्रिपुरा भी कनेक्ट होता है, पास में ही है नागालैंड, त्रिपुरा। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आसाम के अंदर देखें तो हमें ऑयल मिलता है, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन रीजन है इंडिया का। डिगबोई के अंदर, दुलियाजान,
नाहरकटिया, मोरन, शिव सागर, तिनसुकिया। तो तिनसुकिया के अंदर भी वहां पर क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स भी वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन है, पेट्रोलियम तो मिलता ही है, नेचुरल गैस है, ग्रेफाइट मिलता है। ग्रेफाइट क्या है, क्रिटिकल मिनरल है। वैंडियम क्रिटिकल मिनरल है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, क्रोमाइट है, निकल कोबाल्ट है, बॉक्साइट है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पर नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी वहां पर लगाए जा सकते हैं। अब उस रीजन को अगर हमको इकोनॉमिकली डेवलप करना है और बाकी इंडिया के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अफस्पा वहां से हटानी पड़ेगी। अफस्पा जब हटेगी तो क्या होगा, अफस्पा हटने का मतलब है कि इंसर्जेंसी में कमी आ रही है। और पब्लिक ट्रस्ट सबसे जरूरी है। जब तक हम वहां के लोगों का पब्लिक ट्रस्ट नहीं जीतेंगे, जब तक वो इंक्लूडेड महसूस नहीं करेंगे, और हम वहां की सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज ले लेंगे, तो वहां के लोगों के साथ क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और वहां के लोग डेवलपमेंट के रेस में पीछे रह जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों को बताइए कि आसियान के साथ जुड़ता है, एक्टिव पॉलिसी है हमारी आसियान के साथ जुड़ के रहने के लिए, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब ये आर्टिकल आप लोगों की मम्मियों के लिए, पापा भी हो सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और वो भी सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कह रहे हैं कि भाई जो होम मेकर्स, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो घर पे काम कर रही है, जो घर के बुजुर्गों का ध्यान रख रही है, घर के बच्चों का ध्यान रख रही है, खाना बना के दे रही है, टिफिन पैक करके दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे एक व्यक्ति काम पे जा पा रहा है, वो पैसा कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि घर पे कोई है जो उसका ध्यान, उसके परिवार का ध्यान और सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है ना। तो क्या उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने एमएससीटी का एक केस डिसाइड करते हुए, अब ये एमएससीटी क्या होता है ये समझ लो पहले। जो क्लैट का पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, बाकी जो जुडिशरी का देने उन लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा। एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है। क्या चीज है, जैसे आप लोग स्कूटी मोटरसाइकिल बाइक वाइक चलाते हो तो उसका इंश्योरेंस कराते हो ना, नहीं कराते हो? जी आदित्य जी, इंश्योरेंस है आपकी स्कूटी का? यस कराते जी, हैं। यस है। कराते हैं। यस। क्यों कराते हैं इंश्योरेंस? ताकि अगर कोई नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी भर दे, है ना। तो एमएससीटी में ऐसा ही कुछ मामला है कि अगर मान लीजिए आपकी स्कूटी का या आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसकी टांग टूट जाती है या उसको चोट लग जाती है, तो उसके मेडिकेशन का खर्चा, जो उसको नुकसान हुआ उस एक्सीडेंट की वजह से, वो जितने दिन अस्पताल में रहा या वो मर गया, तो उसके परिवार को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो आप करोगे, अगर आप नहीं मिले तो सरकार करेगी। ठीक है। तो ये पूरा पूरा मैकेनिज्म है जब एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का। तो 2001 में एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो गए एमएससीटी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, कहा कि साहब हमको कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। अब पूछा गया कि वो पत्नी क्या करती थी, तो उन्होंने कहा साहब हाउस वाइफ। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कंपनसेशन के लिए अलाउ कर दिया कि हाँ कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन बहुत कम था, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाके लगभग 8.5 कंपनसेशन उन्होंने तय किया। उन्हें वो भी कम लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें कही गई यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इन्हें हाउस वाइफ क्यों कहते हैं, हाउस वाइफ नहीं है, ये है होम मेकर। और ये होम मेकर होने के साथ साथ नेशन बिल्डर्स हैं। क्या है? नेशन बिल्डर्स। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो रहा है, जब एक महिला घर पे काम कर रही है तभी उसका पति या कोई भी व्यक्ति उस घर में से, ऐसा नहीं है कि महिला ही घर पे काम कर रही है, जो भी होम मेकर है वो पुरुष भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का पिता भी हो सकता है,
जो भी होम मेकर है वो क्या है, वो घर पे काम कर रहा है, इसीलिए कोई व्यक्ति जा पा रहा है काम पे, काम करने के लिए। तो उस महिला की जो मृत्यु हो गई, तब कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई इस वर्ग को आप क्या नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इस काम की भी इकोनॉमिक, क्योंकि कंपनसेशन कैसे तय होता है, कंपनसेशन तय होता है कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए आज सड़क पे तो मुझे कंपनसेशन बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर अंबानी जी का एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो उनका कंपनसेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये अंतर। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो घर के अंदर काम किया जाता है उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30,000 होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम। ठीक है, क्योंकि ये फैमिली वेलफेयर का काम भी करती है, खाना बनाना, केयर टू चिल्ड्रन, टू एल्डरली पर्सन। उसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी जो बहुत जरूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना तो इंसान काम ही नहीं कर सकता। फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ खराब होने से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। अभी आजकल तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, अभी तो एक जज ने सुसाइड कर लिया दिल्ली के अंदर, है ना। उसका वाइफ के साथ कुछ झगड़ा हुआ और उसने वॉशरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड के केसेस भी आजकल बहुत ज्यादा, एनसीआरबी का डेटा आप लोग उठाकर देखें तो सुसाइड के डेटा, सुसाइड के जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और पुरुषों में स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सुसाइड का, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में का कॉन्ट्रीब्यूशन है महिलाओं का, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को जिस तरीके से बड़ा किया जा रहा है आगे चल के देश भी उसी तरीके से चलेगा ना। तो इकोनॉमिक सपोर्ट, जैसे अगर घर पे काम कर रही है तो आपको कुक नहीं रखना पड़ रहा, आपको एक केयर टेकर बच्चों के लिए नहीं रखना पड़ रहा, आपको एल्डरली बड़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए एक केयर टेकर नहीं रखना पड़ रहा, तो वो भी तो पैसा बच रहा है, ट्यूटर नहीं रखना पड़ रहा, है ना। तो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि शिफ्ट फ्रॉम हाउस वाइफ टू हाउस मेकर। अब ये टॉपिक ऐसा है कि जुडिशरी के एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, ये ऐसे की तरह भी आ सकता है, ये एक ऐसे की तरह भी टॉपिक आ सकता है, हाउस वाइफ टू हाउस मेकर। ठीक है, क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट कोर्ट शुड मूव अवे फ्रॉम हाउस वाइफ एंड यूज द वर्ड हाउस मेकर। क्यों, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हाउस वाइफ जो है इट साउंड्स नैरो एंड स्टीरियोटिपिकल। जो वुमेन की आइडेंटिटी क्या कर रहा है, हाउस वाइफ, एक तो ये तय कर दिया कि महिला ही होगी, वाइफ ही होगी, पहले तो ये तय कर दिया, और हाउस के साथ साथ ये क्या तय कर दिया कि वो घर पे ही काम करेगी, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उस काम की। ठीक है, तो विमेन्स आइडेंटिटी इज ओनली लिंक्ड टू बीइंग अ वाइफ। होम मेकर जबकि कैसा वर्ड है, इट्स ब्रॉडर एंड मोर रेस्पेक्टफुल, क्योंकि ये एक तो जेंडर न्यूट्रल है। होम मेकर, होम मेकर पति भी हो सकता है ना, होम मेकर आदमी भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, तो जेंडर न्यूट्रल है एक तो, और रिकॉग्नाइजेस द एक्चुअल लेबर इन्वॉल्व इन रनिंग अ हाउस। ठीक है, तो कोर्ट ने एम्फेसिस किया कि हम आगे से कोर्ट में जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, होम मेकर। ठीक है, क्योंकि मैन यहाँ पे देखो लिखा है ना, मैन कैन ऑल्सो बी होम मेकर, मैन भी होम मेकर हो सकते हैं। आजकल तो वैसे ट्रेंड चल रहा है हाउस हस्बैंड का, है ना, काफी ज्यादा मैंने सुना है ऐसा जनवरी के अंदर चल रहा है, तो बताओ ऐसा हो रहा है क्या। होना चाहिए, ठीक बात है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा था तो होना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो बदलेंगे तभी हमारा जो कल्चर है हम उस कल्चर को तोड़ के बाहर आ पाएंगे। अभी तो इसको कल्चर बोलते हैं, क्योंकि क्या चल रहा है, जो पीछे से चला आ रहा है, जो आज से 100 साल पहले सोचा हमने, वही आज के समाज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कल्चर के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, है ना। कल्चर के नाम पे कह रहे हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सबरीमाला मंदिर में जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो मंदिर में ना जाए।
तो कल्चर के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग मानते चले आ रहे हैं बस, और वो टूटेगा कब, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल क्या है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, क्या कह रहे हैं, द कोर्ट एडेड अ सेपरेट कंपनसेशन हेड कॉल्ड लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। तो कोर्ट ने एक और हेड ऐड किया है कंपनसेशन के लिए, इस हेड के अंदर मिलेगा लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, मिनिमम 30,000 मिलेगा, 30,000 पर मंथ। दिस मीन्स दैट when homemaker dies in accident, the family will get मिनिमम 30,000 पर मंथ के हिसाब से उनको कंपनसेशन मिल जाएगा लमसम। और बाकी चीजें आप लोगों को पता ही। एक ही इसका नाम याद रखना, बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री के केसेस केरला के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो केरला के नाम क्या है इसका, शिगेलोसिस, शिगेलोसिस। इस बीमारी का नाम है शिगेलोसिस। क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये शिगेला बैक्टीरिया से होता है। याद रखना किससे होता है, शिगेला बैक्टीरिया से। एग्जाम में पूछेगा बैसिलरी डिसेंट्री किस बैक्टीरिया से होता है, तो शिगेला बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है, शिगेला बैक्टीरिया से होता है। इसके क्या सिम्टम्स है, स्टूल में ब्लड और म्यूकस आना, वाटरी डायरिया होना, हाई फीवर, सीवियर स्टमक क्रैम्प्स, वोमिटिंग, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और काफी खतरनाक बीमारी है। एग्जाम में बीमारी से क्वेश्चन आता ही है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान इबोला की तरफ है, लेकिन इसका भी आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, तो फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है, हाथ मतलब वॉशरूम जाके अगर कोई हाथ नहीं धो रहा है, या किसी भी तरीके से कंटामिनेट हो जा रहा है वाटर फूड, तो उससे हो रहा है। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, अनवॉश हैंड, डर्टी टॉयलेट, इन्फेक्टेड सर्फेसेस, वहां से क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा खतरनाक है, तो आप लोग हल्का सा बस इसका नाम याद रखें। ठीक है, ठीक है। एक FCRA बिल, एक FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 सरकार लेके आना चाहती, पास कराना चाहती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, FCRA को 2020 में भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, अमेंड किया था। और उसका वो जब 2020 में अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो NGO हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो ट्रस्ट हैं, जिनको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है और बाहर से विदेशी फंड मिलता है यहाँ पर काम करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए 2020 के अंदर क्या किया था, अमेंडमेंट लेके आए थे। क्या चेंज कर दिया था, सिंगल भाई इन्होंने कहा कि तुम्हें अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, दिल्ली आओ और दिल्ली में अपना अकाउंट खुला लो। दिल्ली में अपना अकाउंट खुलाओ SBI के अंदर, न्यू दिल्ली ब्रांच में, तभी तुम क्या ले सकते हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। फिर कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या, यानी कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया आया, तो पहले क्या होता था, उन 100 रुपए में से 50 रुपए तो उस काम के लिए खर्च कर रहे हैं जिस काम के लिए आया है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्कूल रन कर रहा हूँ, और 100 रुपए मेरे पास आया फॉरन से, तो मैं 50 रुपए अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे और 50 रुपए बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता हूँ। अब क्या, अब क्या रेशो है, अब रेशो है कि 20 रुपए, यानी कि सिर्फ 20% एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे खर्च किया जा सकता है, बाकी सारा खर्चा किस पे करना है, वेलफेयर पे करना है। ठीक है, बैन ऑन सब ग्रांटिंग, मेरे को ग्रांट मिल गई, मान लो मेरी NGO है, मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ग्रांट को किसी और NGO को दे देता हूँ कि भाई तुम भी काम करो। अब मैं ये 2020 के अमेंडमेंट के बाद नहीं कर सकता। increase suppression power. The government received wider power to suspend FCRA registration. FCRA रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है, और FCRA रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट कैंसिल भी कर सकती है। अब ये 2026 का जो अमेंडमेंट है, ये क्या करता है, इसका इसका चैप्टर 3A है, जो एसेट कंट्रोल करने की बात करता है। कहता है कि भाई अगर तुम्हारा FCRA रजिस्ट्रेशन किसी भी सूरत में कैंसिल हो जाता है, सरेंडर कर देते हो, या फिर डीम्ड टू हैव सीज, अगर सरकार डीम कर लेती है कि ये आपका लाइसेंस समाप्त हो चुका है, सरकार मान लेती है, तो सरकार क्या करेगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जितना भी पैसा मिला है, जो भी आपने उससे एसेट खड़ा किया है, वो सारा गवर्नमेंट
यूज करेगी कैसे? गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटीज के द्वारा। लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, इक्विपमेंट्स है, फॉरेन फंड्स हैं, अनस्पेंट, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऑर्फनेज है, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, जो कुछ भी आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, उस एसेट को सरकार क्या करेगी? यूज करेगी। ठीक है। सेक्शन 14B, सेसेशन कैसे होगा? यानी कि अभी हमने देखा ना कि अगर क्या हो गया, अगर सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया तो सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी। सेसेशन कैसे होगा? ऑटोमेटिक सेसेशन हो सकता है 14B के अंदर। क्या कहता है ये सेक्शन 14B? ये कहता है कि अगर आप अप्लाई करने में फेल हो गए, एक तो रिन्यूअल डिनाई किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट कहे कि हम नहीं करते आपका रिन्यू। ठीक है, तो रिन्यू नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी। दूसरा, आप टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाए तो भी सरकार ले लेगी। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ रिन्यूअल रिमेन पेंडिंग, आपने एप्लीकेशन कर भी दिया, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में समय लग रहा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो उस डिले के दौरान भी सरकार आपकी प्रॉपर्टी ले ले। ठीक है, क्यों ऐसी? यस, क्योंकि प्रोसीजरल डिले, जैसे मैंने आपको बताया, पैरालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। एन एनजीओ में लूज एफसीआरए स्टेटस विदाउट प्रूवन मिसकंडक्ट, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना किसी राइट टू हर्ड के, जो नेचुरल जस्टिस का सीधे सीधे वायलेशन है ना? तो गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। सर्विस डिपेंडिंग ऑन फॉरेन फंड्स में सडनली स्टॉप। सेक्शन 16A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोविजनल वेस्टिंग ऑफ एसेट्स, सेक्शन 16A के अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट? जो प्रॉपर्टी है, जो कंट्रीब्यूशन है, जिसका लाइसेंस कैंसिल होगा या सीज होगा, या सरकार मान लेगी कि सीज हो गया, या वो सरेंडर कर दे, तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 16A के अंदर गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है। जो सिविल सोसाइटीज है वो क्यों है वरीड, क्यों है परेशान? ऑब्वियस रीजन है ना। ऑब्वियस रीजन क्या है? कि उनका एसेट जो है वो कॉन्फिस्केट में सकता है कभी भी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट उनके ऊपर, क्या कर सकती है, ज्यादा पावर है गवर्नमेंट के पास, तो वाइडर पावर है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करेगी? बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के वहां पर डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। किलिंग इफेक्ट, एनजीओज में अवॉइड वर्किंग ऑन sensitive issues like human rights, tribal rights, minority rights, environment, labor rights, welfare gap, इनके ऊपर कौन काम करेगा फिर? जब गवर्नमेंट का इतना ज्यादा कंट्रोल होगा फॉरेन फंडिंग के ऊपर, फॉरेन फंडिंग के अलावा एनजीओ के ऊपर, तो इन सब इश्यूज के ऊपर काम कौन करेगा? तो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए, जो मिशनरी स्कूल हम लोगों को दिखाई देते हैं, या मुस्लिम्स के लिए जो मदरसे हम लोगों को दिखाई देते हैं, है ना? तो उन सब के लिए क्या है? ऑर्फनेजेस है, हेल्थ सेंटर है, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सफर करेंगे, है ना? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो सफर करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है सीधे सीधे, इक्वालिटी, है ना? इफ गवर्नमेंट एक्शन इज आर्बिटरी और सेलेक्टिव, it may violate Article 14. Any cancellation or asset takeover may follow fair, reasonable, and non-arbitrary procedure. ठीक है। Arbitrariness is antithesis of equality. ये हमेशा याद रखो। क्या है आर्बिटरीनेस? क्या है? एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। जहां आर्बिटरी डिसीजन लेने का मौका मिला सरकार को, वहां आपकी इक्वालिटी गई खत्म। ठीक है। आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो कोई भी सिविल सोसाइटी है वो एसोसिएशन ही तो है, तो वो एसोसिएशन बना रही है तो उसका फंडामेंटल राइट है। उसके ऊपर क्या है कि जब हम फंडिंग के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, वहां पर क्या लगा देंगे? रोक लगा देंगे, रेगुलेशन लगा देंगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि वो इस राइट को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ड्यू प्रोसेस एंड डिग्निटी, if welfare service like education, healthcare, nutrition programs or are disturbed without fair procedure, it may affect the dignity and welfare of beneficiaries. उन बेनिफिशियरीज का भी तो अधिकार है, जिन बेनिफिशियरीज को, सिर्फ एनजीओ नहीं है ना, एनजीओ के अंदर आने वाले ऑर्फन बच्चे भी हैं, उसमें उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन हॉस्पिटल्स में जिनका इलाज चल रहा है
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब लोग जिनका इलाज चल रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जो एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको फॉरेन से फंडिंग मिलती है। तो रिलीजियस फ्रीडम भी है। रिलीजियस फ्रीडम क्या कहती है कि भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाए जा सकते हैं, हैव राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, है ना, आर्टिकल 25-26 के अंदर, और सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो राइट है टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज का, तो उसके ऊपर भी खतरा है, जो फॉरेन से फंडिंग आती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। जैसा गवर्नमेंट क्या जवाब दे सकती है उसके ऊपर हमें नहीं जाना, वो कुछ भी जवाब देगी, जब जवाब देगी तब हम देखेंगे। ये तो इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने इमेजिन किया कि गवर्नमेंट के क्या क्या पॉसिबल जवाब हो सकते हैं, हल्का सा देख ही लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल कन्वर्जन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, है ना। तो इलीगल कन्वर्जन होता है, धर्म परिवर्तन कराते हैं पैसे देके, तो उसको रोकने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए एनजीओ की, तो सबके लिए ये एक्ट अमेंडमेंट लाया जा रहा है। एक ये 4 लेबर कोड आए थे, आप लोगों को याद होगा, है ना, कौन कौन से? कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक है, वेजेस के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, मिनिमम वेजेस, इक्वल रेन्यूमरेशन, उन सब के टॉपिक्स के ऊपर वेजेस एक्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड स्ट्राइक हो गई, ले ऑफ हो गया, और उसके अलावा रिट्रेंचमेंट है, तो इन सब के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। सोशल सिक्योरिटी ग्रेचुटी है, म्यूचुअल वो ग्रेचुटी है, इसके अलावा पेंशन फंड है, एनपीए है, ये सारे जो कटते हैं। और स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स कौन होते हैं आदित्य? गिग वर्कर्स कौन होते हैं? सर एम्प्लॉइज, हाँ, एम्प्लॉइज होते हैं yes। मतलब जो मतलब छोटे मोटे काम में से करते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर जॉब नहीं होता। यस जी, गिग वर्कर्स किनको बोलेंगे? सर मुझे नहीं पता। मार्गदर्शन, 2-3 बार गिग वर्कर खा चुका, आप लोगों ने पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मार्गदर्शन। सर आपने बताया था कि जो कंपनीज जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह की इनके वर्कर्स होते हैं उनको गिग वर्कर्स हाँ, बोलते हैं। उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं, जो स्विगी में डिलीवरी पार्टनर्स है। वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है स्विगी के, ये बात ध्यान रखना, दे आर नॉट एम्प्लॉयज। तो वो एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए तो वो फायदा उठा रहे हैं। देखो कैसे कैसे फायदा उठा रहे हैं, आगे देखते हैं, तो वो बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है उन्होंने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई लॉ तो लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन क्या कंसर्न है? एक तो ये सबसे बड़ा कंसर्न कह रहे हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैं आपको बोलूं कि आपको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो क्या हो गया? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब उसके अंदर मिनिमम टेन्योर कितना होगा, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बताया। रिपीटेड रिन्यूअल्स कितने हो सकते हैं, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं बताया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज का क्या प्रोविजन है, ऐसा कोई प्रोविजन सरकार ने नहीं दिया। जब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कब यूज हो सकता है, कब किस किस काम के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, किस काम के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई भी सरकार ने नहीं बताया। ठीक है, तो अब ये क्यों है, वो जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए खराब क्यों है? क्योंकि कोई भी कंपनी क्या करेगी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ही देगी। मैं आपको क्या, मैं क्या क्या दूंगा? मैं दूंगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कि आपको 6 महीने के लिए काम पे रखा हो, तो इसके अंदर मुझे ग्रेच्युटी नहीं देनी पड़ेगी, मुझे उनके एनपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, है ना, और उनका जो प्रोविडेंट फंड पीएफ है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने बाद फिर बोलूंगा कि चलो ठीक है, फिर से 6 महीने की नौकरी दी, फिर 6 महीने बाद बोलूंगा फिर से 6 महीने की नौकरी दी, फिर 6 महीने बाद बोलूंगा फिर से 6 महीने की नौकरी दी, सिर्फ तनख्वाह पे उससे काम कराता रहूंगा, और वो भी मिनिमम वेजेस नहीं दूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो है नहीं वो। एम्प्लॉय को तो दिया जाएगा मिनिमम वेज, उसको थोड़ी दिया जाएगा। तो ये दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिनिमम वेज और फ्लोर वेज का कंफ्यूजन है।
क्योंकि मिनिमम वेज की जो डेफिनेशन देता है ये एक्ट, फ्लोर वेज की जो डेफिनेशन देता है ये एक्ट वो देता है, फ्लोर वेज इज द बेसिक नेशनल वेज लेवल फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स कैन नॉट नॉर्मली फिक्स मिनिमम वेज बिलो दिस फ्लोर वेज। ठीक है, मिनिमम वेज क्या हो गया, मिनिमम वेज द लीगली एनफोर्सेबल वेज फिक्स फॉर द वर्कर डिपेंडिंग ऑन द रीजन, ऑक्यूपेशन और स्किल एंड टाइप ऑफ वर्क। ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है मिनिमम वेज, किस तरह का काम है, फैक्ट्री का काम है, गड्ढा खोदने का काम है, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड वर्क है, तो उसमें मिनिमम वेज कितना मिलेगा ये सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, कि वहाँ पे किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है उस स्टेट के अंदर, उस रीजन के अंदर। ठीक है, मेरठ के अंदर अलग होगा रेट, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले जाओ एटा मैनपुरी, वहाँ अलग रेट मिलेगा आपको लेबर का। ठीक है, तो ये क्या है कि रीजनली तय होते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि फ्लोर वेज से नीचे नहीं हो सकता। अब मान लो गवर्नमेंट ने 16,000 रुपए, जैसा सुनने में आ रहा है कि 16,000 रुपए तय करने वाली है गवर्नमेंट, क्या, फ्लोर वेज। ठीक है, अगर 16,000 रुपए फ्लोर वेज तय कर दिया गवर्नमेंट ने, और कोई व्यक्ति पहले ही 20,000 रुपए पा रहा था, तो 20,000 रुपए मिल रहे थे, अब उसका एम्प्लॉय घटा के कर देगा ना 16,000 रुपए, कहेंगे तो सरकार ने तय किया है 16,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत वाली बात है। आवरली इशू कह रहे कि भाई अगर घंटों के हिसाब से काम कराना है, मान लो 1 घंटा आप काम कराते हो, तो एक दिन की जितनी मजदूरी होती है उसको 8 से डिवाइड कर लो। मान लो गवर्नमेंट कहती है कि 700 रुपए दिन की मजदूरी है, 800 रुपए मान लो कहती है दिन की मजदूरी है, और 8 से डिवाइड कर लो तो 1 घंटे का आ जाएगा, यानी कि 100 रुपए प्रति घंटा हम उससे काम करा सकते हैं। अब मजदूर के लिए क्या दिक्कत है इसमें, मैंने उसको बोला कि ठीक है मेरे को आज तेरे से 3 घंटे काम कराना है, तो मैंने उसको दिए 300 रुपए 3 घंटे काम करा के, वाजिब है एकदम, सरकार के नियमों के अनुसार है। लेकिन क्या 3 घंटे काम करने के बाद उसको दूसरा काम मिलेगा दिन भर में? क्योंकि लेबर चौक के ऊपर जो रिक्रूटमेंट होता है, जो लेबर को लेके जाते हैं वो सुबह सुबह ले जाते हैं, सुबह सुबह मैं उसको ले आया, 3 घंटे उससे काम कराया, अब 12-1 बज गए, दोपहर हो गई, अब उसको कोई काम नहीं देगा, पूरे दिन का तो कोई काम नहीं देगा, तो उसको दिन भर में कितने रुपए मिले, 300 रुपए मिले। तो यहाँ पर ये एक समस्या है लेबर के लिए। ठीक है, गिग वर्कर्स को कह रहे हैं कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, जितना मिनिमम वेज होगा, ग्रेचुइटी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, इंश्योरेंस के बारे में, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पीएफ के अंदर या पेंशन स्कीम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, एक्सीडेंट कंपनसेशन नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी इंश्योरेंस होना चाहिए, मैंडेटरी ग्रेचुइटी और इंश्योरेंस होना चाहिए इनका। ट्रेड यूनियंस को वीक कर दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि भाई ट्रेड यूनियन हम सिर्फ उसे ट्रेड यूनियन मानेंगे जिसे टोटल वर्कर्स के 30% का मेंबरशिप होगा जिसके पास। मान लो किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, जिस यूनियन में 30 मजदूर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे इसमें यूनियन के अंदर, उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को ट्रेड यूनियन मानेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बड़ी ट्रेड यूनियंस होती हैं ये मैनेज हो जाती हैं मैनेजमेंट के साथ सांठगांठ करके, मजदूरों के हित के बारे में ना सोच के क्या करते हैं, तो वो नंबर 2 का पैसा कमाने लगते हैं बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस। और कोई छोटी ट्रेड यूनियन है, नई ट्रेड यूनियन है, कोई न्यू यूनियन बन रही है, क्योंकि जो ओल्ड यूनियन थी, जो बड़ी यूनियन थी, वो उन मजदूरों के मुद्दों को नहीं रख रही है, इसीलिए कोई छोटी यूनियन बनी होगी, क्योंकि मजदूर सेटिस्फाइड नहीं है उस बड़ी यूनियन से जिसके अंदर 70% 80% लोगों ने रजिस्टर कर रखा अपने आप को, नहीं है मजदूर उनसे खुश, तो नई यूनियन है उसको यूनियन ही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर जो मजदूरों की बार्गेनिंग पावर है उसको वीक करता है। ठीक है, क्या मैटर, मतलब किस बारे में कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है, वेजेस को लेके, सेफ वर्किंग कंडीशंस को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को लेके, इन्हीं सब चीजों को तो लेके मांग करते हैं मजदूर, और क्या मांग कर रहे हैं। ठीक है ना तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि मिसिंग सेफगार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी सेफ गार्ड नहीं है। दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, एक होती है कोर एक्टिविटी, एक होती है नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी क्या है? कोर एक्टिविटी है, मान लो कोई कार की कंपनी में काम कर रहे हैं तो कार बनाना क्या है? कोर एक्टिविटी है। कार की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम कर रहा है वो कोर एक्टिविटी कर रहा है। एक है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो नॉन कोर एक्टिविटी में आ जाएगा। एक है जो सफाई कर रहा है, वो नॉन कोर एक्टिविटी में आ जाएगा। एक है जो वॉशरूम साफ करने आता है सिर्फ, वो नॉन कोर एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है ना? कैंटीन की सर्विस चला रहा है, नॉन कोर एक्टिविटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसको रखा जा सकता है, किसको नहीं रखा जा सकता है, ऐसी कोई भी क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। क्या कह दिया? रख लो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या होगा? लोग परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे ही नहीं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे, जैसे कि होता भी है ना? तो उसके अलावा वेलफेयर प्रोविजन आर मिसिंग। वेलफेयर प्रोविजन इसके अंदर नहीं है किसी भी। उसके अंदर हाउसिंग को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, क्लियर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उसको लेके कोई रूल यहाँ पर नहीं बनाए गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कि जॉब सिक्योरिटी डिक्लाइन हो रही है, गिग वर्कर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ट्रेड यूनियंस वीक होते जा रहे हैं, मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन अब क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या फ्लोर वेज होगा, क्या मिनिमम वेज होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेके, वेलफेयर को लेके कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो इस इन चारों एक्ट को क्या कह रहे हैं? इनकम्प्लीट है ना? इसके अलावा एक ये आर्टिकल छपा है जिसके अंदर तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर ये टीवी के पार्टी की सरकार बनी, है ना? टीवी के पार्टी यानी कि तमिलगा वेट्टरी कज़गम। तमिलनाडु वेट्टरी कज़गम की जब पार्टी की सरकार बनी और विजय थालापति सीएम बना वहां का, तो कुछ एआईएडीएमके यानी कि ऑल इंडिया अन्ना मोनित्र कज़गम के लोगों ने भी उसके फेवर में वोट कर दिया। जबकि एआईएडीएमके ने क्या कर रखा था? व्हिप जारी कर रखी थी कि कोई भी उसके फेवर में वोट नहीं करेगा। अब उन 25 एमएलओ के अगेंस्ट जो इटापाड़ी के पलानी स्वामी हैं, जो एआईएडीएमके के लीडर हैं, इन्होंने क्या किया? स्पीकर को लेटर लिख दिया कि इनको क्या कर देना चाहिए? 10th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अनुसार क्या कर देना चाहिए? इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया, बचा केस 21 लोगों के अगेंस्ट, और उनको क्या कर दिया? उनको सैक नहीं किया। उनको क्या किया? उनको फिर एआईएडीएमके ने अपने आप ही जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली और इनको नहीं किया गया, मतलब इनको हटाया नहीं गया। ठीक है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आया। क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई वॉलेंटरीली मेंबरशिप छोड़ दे किसी पार्टी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद पार्टी छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। कितने लोग छोड़ेंगे तो नहीं होगी? 2/3 छोड़ेंगे तो मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। 2/3 से कम छोड़ेंगे तो मेंबरशिप समाप्त। अगर पार्टी व्हिप के अगेंस्ट वोट कर देता है, पार्टी व्हिप यानी कि पार्टी के डायरेक्शंस अगर आए हुए हैं कि आपको यस में या नो में वोट करना है, और उसके अगेंस्ट वोट कर देता है, तब भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है? 6 महीने के अंदर अंदर नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है? तो ये इतना सा टॉपिक है, बस हल्का सा याद रख लेंगे। इसके लिए जो अगर हम देखें रोल ऑफ गवर्नर या फिर गवर्नर को किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो कहते हैं। एक तो एक ये होता होलोहन वर्सेस दैचिल्लू, जो कहता है सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या किया? अपहोल्ड किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर था कि अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर रहा है तो क्या हो सकता है?
केवल फॉर्मल रेजिग्नेशन उसके लिए जरूरत नहीं है, मतलब फॉर्मल रेजिग्नेशन अगर देता है तब तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फॉर्मली अगर रिजाइन नहीं भी कर रहा है तो उसके कंडक्ट से पता लगाया जा सकता है कि उसने पार्टी छोड़ दी है अपनी। जैसे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने से पहले अपनी पार्टी छोड़ दी थी, है ना, बहुत समय तक वो किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे थे। जैसे सीबीआई के केस में जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तब भी वो नहीं गए। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जहां पर पार्टी के बड़े लीडर्स इकट्ठा थे, लेकिन राघव चड्ढा मिसिंग थे। तो उन्होंने डिक्लेयर करने से पहले क्या कर दिया था, अपना मेंबरशिप उस पार्टी के लिए अबंडन कर दिया था। ऐसे में भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। रवि एस नायक का केस कहता है। एक नवम रेबिया का केस बिल्कुल याद रखेंगे, जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर फेसिंग अ नोटिस ऑफ रिमूवल शुड डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन। कितने शुड रिमूवल शुड नॉट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन। अगर वो रिमूवल, अच्छा वैसे ये नवम राबिया का जो केस है ना, ये अदरवाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर के रोल को लेके। जब हम लोग ये 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात करते हैं और रोल ऑफ गवर्नर की बात करते हैं कि कितने पीरियड के अंदर वो डिसाइड करेगा किसी भी चीज को, तो वहां पर भी ये आता है टेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा केशम केशम मेघ चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर, मणिपुर का केस है। द सुप्रीम कोर्ट said speaker should decide this qualification petition within a reasonable time, preferably within 3 months। तो उसको 3 महीने के अंदर डिसाइड कर देना चाहिए। कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन कर देना चाहिए। अब इसका बहुत ज्यादा मिस यूज भी होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। कैसे, मतलब गलत तो है ही, मतलब अगर हम वैसे देखें एकदम एथिकली देखें, अगर हम एकदम एथिकली देखें तो गलत है। कैसे, हमने अपना एमएलए चुन के भेजा, हमने अपना एमपी चुन के भेजा, अब उसकी खुद की कोई भी अधिकार नहीं है, उसका खुद का कोई से नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। वो वही कर रहा है जो उसकी पार्टी कह रही है, वही वोट कर सकता है जहां उसकी पार्टी कह रही है, उसके अलावा कहीं वोट ही नहीं कर सकता, ठीक है। स्पीकर की न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन उठता है, क्योंकि जब मान लो जैसे इसी वाले केस में टीवी के पार्टी का कौन है, स्पीकर है, तो क्या करेगा। अगर टीवी के पार्टी का कोई कैंडिडेट है जिसके जिसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो उसको डिसाइड ही नहीं करेगा, 5 साल तक डिसाइड ही नहीं करेगा। और 5 साल तक डिसाइड नहीं करेगा, उसने तो अपना टर्म पूरा कर लिया, और 5 साल के बाद वो अपने आप ही केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी का कोई होगा तो तुरंत डिसाइड कर देगा, उसको डिस्क्वालीफाई करके बाहर खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीकर की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठता है। इट स्ट्रेंथन्स पार्टी लीडरशिप को स्ट्रेंथन करता है। डिलेज डिफीट द डिलेज जो है वो पर्पस को ही डिफीट कर देते हैं, क्योंकि अगर डिसाइड ही नहीं करेंगे, टाइम बाउंड डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर कैसे काम होगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा टर्म एंजॉय कर लेगा, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। उसने तो पूरा टर्म काम कर लिया, एंजॉय कर लिया, है ना। एक इसीलिए मैंने आपके लिए मेंस का क्वेश्चन रखा है। मार्गदर्शी आप आंसर लिख के दिखाना। आप आंसर लिख के नहीं दिखा रहे हो, पिछले वाले 2 क्वेश्चन है उनके भी आंसर आपने लिख के नहीं दिखाए हैं, ठीक है। आंसर जरूर लिखो। द स्पीकर रोल अंडर द 10th शेड्यूल इज क्रूशियल बट ऑफन कॉन्ट्रोवर्शियल, डिस्कस इन द लाइट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, ठीक है। ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, एक 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखना है बस, उससे ज्यादा स्पेस नहीं है आपके पास, ठीक है। ये सोच के चलो, ब्लैंक पेज पे लिखना है, मतलब वो लाइन वाले पेजेस पे नहीं लिखना है, सादे पेज पे लिखना है, ठीक है। अब बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो।